Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in today's class we are going to learn our new chapter, which is class 8th chapter. It is crop production and management. It is science. It is the chapter of science book NCERT. One second. So first, this is my introduction, and our first thing is that after this module you will be able to define introduction of this chapter, agricultural practices, basic practices of crop production, agricultural implements, food and animals, summary. Okay, सो अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आखिर है क्या और हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत आखिर क्यों है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में देखेंगे कि जितनी भी प्रैक्टिसेस या स्टेप्स या फिर टास्क जो होते हैं मतलब हमारे क्रॉप को बनाने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो क्या होते हैं। और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हम इन्हीं प्रैक्टिसेस का एक ब्रीफ लेंगे। ओके, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में देखेंगे जितने भी टूल्स हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया हमारा, और जितने भी हार्वेस्टर, कंबाइन जो भी हैं, उन सभी टूल्स का क्या यूज़ है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। फूड्स एंड एनिमल, यानी कि फूड्स और एनिमल का क्या ताल्लुक है, मतलब कि एनिमल से हम फूड कैसे ले सकते हैं। ओके, और समरी में लास्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा है। ओके, सो कमिंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, which is introduction. Okay, in introduction part we need food to do our daily works. यानी हमें खाना क्यों चाहिए, why do we need food? हमें खाना इसलिए चाहिए ताकि हम अपने डेली टास्क, वर्क्स, जो भी काम होता है डेली का, वो कर सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, we get this food from fields or crops. यानी कि हमें ये जो खाना है हमारा फूड, वो खाना कहाँ से मिलता है। फील्ड्स में जो क्रॉप हम उगाते हैं उन्हीं से हमें ये खाना मिलता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। देखिए, अब प्लांट्स को खाना बनाने की, मतलब क्रॉप उगाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस करते हैं जो होता है फोटोसिंथेसिस, जो उनको खाना बनाने में उनको ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, the energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. So what is the use of this food? Food provides us energy. फूड क्या करता है, हमें जितनी भी एनर्जी होती है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, जितने भी उसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिजम्स यानी हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और जो उससे जो एनर्जी मिलती है हमें, उस एनर्जी से हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो वर्क्स हैं वो सब कर पाते हैं, फंक्शंस जो होते हैं, जैसे डाइजेशन हम कर पाते हैं यानी हम खाना पचा पाते हैं, रेस्पिरेशन यानी हम रेस्पायर कर सकते हैं, और एक्सक्रीशन कर सकते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड अ लार्ज पॉपुलेशन, regular production, proper management and distribution is necessary. Okay, अगर हमें किसी एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन, जैसे हमारी इंडिया की कंट्री को अगर हमें खाना प्रोवाइड करना है, फिर किसी भी कंट्री, ओके, प्रॉपर फूड मैनेजमेंट और रेगुलर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। रेगुलर प्रोडक्शन मतलब कि एक रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए कि इस सीज़न में इतने, मतलब कि जितना टारगेट है कि मतलब इतने टन चावल उगाएंगे, इतने टन प्याज उगाएंगे, वो रेगुलर प्रोडक्शन मेंटेन होना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि मतलब सब, मतलब जितने भी मीन्स हैं उस क्रॉप को उगाने के लिए, जैसे पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, वो सब कुछ मैनेज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट होता है हर चीज़ का, वो होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, यानी कि किसी भी, हर एक व्यक्ति को वो खाना मिलना चाहिए एज़ पर इट्स नीड, यानी कि उसको कितना चाहिए। अगर हर दिन में उसे 2 रोटी चाहिए तो उसको 2 रोटी मिलेगी ही, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब लेट्स सी व्हाट इज इन दिस टॉपिक। So in your book, means in NCERT, the science textbook,
इस टेक्स्ट बुक में आपका ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाला टॉपिक था, इसमें फर्स्ट थिंग जो आपको दी वो थी व्हाट इज़ द क्रॉप। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको एक मार्क्स में या 2 मार्क्स में ज़रूर पूछ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्रॉप। तो अगर 1 मार्क का आया तो बस आप ये लिख सकते हैं व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल। यानी कि अगर कोई भी प्लांट हुआ, जैसे जस्ट सपोज हमारे पास वीट है, ओके, वीट को अगर मैं किसी लार्ज स्केल मीन्स 2 एकड़ 3 एकड़ या 1 एकड़ पे अगर मैं उसको ग्रो करती हूँ, उतने एरिया पे मैं उसी को ग्रो करती हूँ, तो वो क्रॉप कहलाएगी। मतलब कि इतने बड़े एरिया में मैंने बस वीट को उगाया, तो ये जो एरिया पे जो मैं बोलूँगी कि आई हैव ग्रोन वीट क्रॉप ऑन माई लैंड, यानी कि मैंने अपनी ज़मीन पे बस वीट की क्रॉप उगाई थी। क्रॉप मतलब एक कह सकते हैं कि ग्रुप है, बट ग्रुप नहीं होता है। हम बस कह सकते हैं कि हाँ, कि प्लांट्स को अगर मैंने किसी लार्ज स्केल पे उगा दिया, वो भी सेम काइंड, ओके, ये मेन थिंग है, सेम काइंड पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि 1 एकड़ पे आपने चावल भी उगा दिया, गेहूँ भी उगा दिया, आलू भी उगा दिया, ऐसा नहीं। 1 एकड़ है तो उस पर आपको एक वीट ही उगाना पड़ेगा, चावल ही उगाना पड़ेगा या फिर आलू ही, ओके, तो वो क्रॉप होगी। हाँ, बट हमारे इंडिया में हमने क्रॉप्स को स्टडी करने के लिए हमें उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, ओके। इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है कि क्या मतलब इन दोनों का डिफरेंस कीजिए। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं खरीफ क्रॉप में, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, ओके। यानी कि खरीफ क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, जो रेनी सीजन, इंडिया के रेनी सीजन में, ओके, जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो खरीफ क्रॉप होती है। बट जो रबी क्रॉप होती है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। जो इंडिया का विंटर सीजन होता है उसको हम जो उस सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो होती है रबी क्रॉप्स, ओके। जो इंडिया में खरीफ क्रॉप का सीज़न यानी कि जो रेनी सीज़न होता है वो होता है जून टू सितंबर बेसिकली, ओके। मतलब कि जून से सितंबर का जो सीज़न होता है वो खरीफ क्रॉप के लिए सुटेबल होता है और ये रेनी सीज़न होता है। बट रबी क्रॉप्स के लिए उल्टा होता है। रबी क्रॉप्स के लिए क्या होता है, विंटर सीज़न होता है, यानी जो रबी क्रॉप्स का सीज़न होता है वो होता है इंडिया में याद रखना, इंडिया में अक्टूबर टू मार्च होता है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि दोनों में से किसका क्या है, ओके। और खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं पैडी मतलब चावल, मेज़ मतलब कॉर्न, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड लिनसीड। रबी क्रॉप्स का है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। लिनसीड दोनों का है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। So now this is our next topic, which is basic practices of crop production, okay. So let us see in this what is in this topic. So in this topic we have cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. आप जैसे कि जानते ही हैं कि एक क्रॉप को उगाने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए हमें एक बहुत लॉन्ग पीरियड चाहिए रहता है फार्मर्स को उसको उगाने के लिए, जिसमें वो ढेर सारी एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं, ओके। जो यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ को लिस्टेड किया गया है और इन सभी प्रैक्टिसेस के ऑनसेट को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो फर्स्ट प्रैक्टिस वी हैव preparation of soil. We can say it is the first step, okay. This is second step, sowing. Third step, adding manure and fertilizer. Fourth step, irrigation. Fifth step, protecting from weeds. Sixth step, harvesting. 7, storage, okay. Now we will read all these topics in brief, okay. So first we have preparation of soil. यानी कि अब फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसी में मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले ये फर्स्ट स्टेप अंडरटेक किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, ओके। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये इस स्टेप में क्या होता है कि रूट्स को कुछ ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं
जिनके द्वारा वो अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब कि अंदर घुस जाते हैं ज़मीन के अंदर तक, गहराइयों तक, ओके, ताकि उन्हें सारी न्यूट्रिशन मिल सके। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. इस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉइल को कुछ ऐसी कंडीशन से गुजारा जाता है कि जिनसे जो रूट्स है वो बहुत गहराई तक चली जाती है, एज आई हैव टोल्ड यू, और गहराई के जाने के बावजूद भी वो इजीली ब्रीथ कर पाती है, ओके, जब भले ही वो जितनी भी डीप चली जाए, 2 feet 3 feet whatever, okay. The loosened soil help in the growth of the earthworm and microbes present in the soil. जो ढीली मिट्टी होती है, यानी कि जो ढीली मिट्टी होती है जो इस स्टेप में उसे ढीला किया जाता है, मतलब टाइट नहीं होती है, उसमें आसानी से गड्ढे हो जाते हैं और मतलब कि क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं मिट्टी के, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, सपोर्टिव होता है ये स्टेप, ओके। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. इसलिए माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स को जैसे जानते हैं कि इन दोनों को इसका मतलब कि फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कि इसमें सॉइल को लूज करने में और उसमें ह्यूमस ऐड करने में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। जो सबसे टॉप लेयर होती है यानी कि ह्यूमस लेयर ऑफ द सॉइल, it supports the plant to grow, okay. Turning of the soil brings the nutrients to soil to the top of the soil so that the plants can use nutrients, okay. इस स्टेप में किया जाता है कि कुछ माध्यमों द्वारा यानी कुछ मीन्स के द्वारा जो सॉइल को है उल्टा किया जाता है, मतलब कि ऊपर वाली जो लेयर रहती है उसको नीचे किया जाता है और नीचे वाली को ऊपर किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो ऊपर वाली सॉइल होती है, एज आई हैव टोल्ड यू कि ह्यूमस रहती है, ह्यूमस इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, एज यू हैव लर्न इन ओल्ड क्लास, ओके, वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहती है, तो उसको नीचे कर दिया जाता है, बल्कि जो नीचे वाली सॉइल रहती है उसको ऊपर कर दिया जाता है। तो उससे होता क्या है, जो ऊपर वाली न्यूट्रिएंट्स से फुल जो रहती है सॉइल की लेयर वो नीचे आ जाती है और उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग। जो मतलब कि सॉइल को जो लूज करने का और टर्न करने का मतलब उल्टा करने का और ढीला करने का जो प्रोसेस होता है उसको टिलिंग और प्लाइंग कहते हैं इंग्लिश या साइंस की लैंग्वेज में, ओके। The plowed field may have big clumps of soil are called crumbs. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं सॉइल के, वो यही मतलब कि उन छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं, उन टुकड़ों को क्रम्प्स कहते हैं, ओके। लेवलिंग द सॉइल इज बेनिफिशियल फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। ऐसा करना यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम लेवलिंग भी कह सकते हैं। ऐसे लेवलिंग करने से जो सोइंग और इरिगेशन वाले जो 2 स्टेप्स हैं उनमें बहुत बेनिफिट होता है, ओके। अब हम वो भी पढ़ेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग। Sowing is an important part of the crop production. Before sowing, good quality seeds, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Okay? यानी सोइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। सोइंग करने से पहले यानी कि बीज बोने से पहले हमें मतलब कि गुड क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट करने रहते हैं। जो हेल्दी सीड्स होते हैं उन्हीं को बोया जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ हमें आपकी बुक में कुछ टूल्स के बारे में दिया है जो सोइंग में इस्तेमाल होते हैं। वो होते हैं, उनके 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स। फर्स्ट, ट्रेडिशनल टूल जो है मतलब जो बहुत पुराने वक्त से यूज़ किया जा रहा है इस काम को करने के लिए, वो है द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ओके, यहाँ पे इसकी पिक्चर है। ये एक टूल है जो जिसकी शेप एक फनल जैसी होती है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फनल है। ये आदमी जो है फार्मर है, यहाँ से सीड डाल रहा है और ये पूरा पाइप जो है ये ज़मीन में जाता है और
सीड नीचे चला जाता है और ये प्लाव की मदद से साथ साथ में गड्ढे भी करते जाते हैं। ओके, बट आजकल का जो नया तरीका है सीड ड्रिल, नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर। अब ये जो काम हो रहा है सोइंग का, आजकल ये सीड ड्रिल्स के द्वारा किया जाता है। सीड ड्रिल क्या करता है कि ये जो छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं इनसे होल करता जाता है और होल हो जाने के बाद ये यहाँ पे सीड्स भी गिराते जाते हैं और फिर बाद में ये जो जब सीड्स गिर जाते हैं, सीड्स को किसी भी मतलब हवा से ना उड़ जाए या फिर कोई चिड़िया आके ना खा ले, उसके लिए क्या करते हैं ये ऊपर से मिट्टी भी साथ साथ कवर करते जा रहा है, जो कि एक अब इजी काम हो गया है कंपेयरिंग टू दिस, क्योंकि इसमें इंसान को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, बट इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आपको ड्राइव करना है और इधर से उधर ले जाना है, दैट्स इट। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेप। इसमें क्या है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये आखिर होता क्या है? फर्स्ट एंड मेन क्वेश्चन इज दैट कि मैन्योर और फर्टिलाइजर है क्या आखिर? तो इसका आंसर है जो सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है, पाउडरी सब्सटेंस, इट इज बेसिकली अ पाउडरी सब्सटेंस, ओके, विच आर एडेड टू द सॉइल। ये इसको सॉइल के साथ ऐड किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स बना सके, और इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो बहुत हेल्दी होती है। ओके, और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप की कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होती है, जैसे अभी एक मान लीजिए एरिया है, उस एरिया में मैंने इस साल वीट उगाया, नेक्स्ट ईयर मैंने राइस उगा दिया, थर्ड ईयर मैंने मान लीजिए मेज उगा दिया, तो क्या हुआ कि जो पूरी सॉइल थी उस सॉइल का पूरा न्यूट्रिशंस जो है वो तो प्लांट्स ने ले लिया। अब जब चौथी वाली जो सॉइल क्रॉप थी उसको उगाने की बारी आई तो सॉइल में अब न्यूट्रिशंस ही नहीं बचे। अब जब न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे तो अब तो क्रॉप नहीं उगेगी, मीन्स कि अब जो फार्मर है वो मार्केट में जाके कुछ बेच नहीं पाएगा, और अगर बेच नहीं पाएगा तो उससे पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा ना होने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मैन्योर मिलाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल के लिए नेसेसरी होते हैं। ओके, Therefore farmer have to replenish the soil, इसलिए उसे सॉइल को रिप्लेनिश करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। अगर मैन्योरिंग भी नहीं करनी है आपको तो उसके अलावा एक और होता है प्रोसेस, वो होता है क्रॉप रोटेशन। So what is crop rotation? Crop rotation is a process in which the plants are grown, a leguminous plant actually is grown after a crop, so that to give nutrients to soil. Okay, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इस साल मैंने वीट उगाया, ओके, नेक्स्ट ईयर मैं लेग्यूमिनस प्लांट उगाऊंगी। ऐसा क्यों? लेग्यूमिनस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? जो पल्स प्लांट होते हैं, यानी कि दाल के जो पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट ही क्यों? लेग्यूमिनस प्लांट इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गुड न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल। ओके, अब क्या होगा कि मैं अब उसे ग्रो करूंगी, लेग्यूमिनस प्लांट को मैंने ग्रो किया, अब ग्रो कर लिया तो होता क्या है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स हैं उसमें होता है रूट नोड्यूल। इस टॉपिक को आप नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है कि जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उससे न्यूट्रिशन बनाते हैं, कि जिससे क्या होता है कि सॉइल जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाती है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, तो इसको प्लीज ध्यान से देखें। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में आपको डिफरेंशिएशन करना है। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट।
ये दोनों मैन मेड ही होते हैं, बट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी कि ये इको फ्रेंडली नहीं होता। ओके, बट जो मैन्योर होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, ये भी ह्यूमन मेड ही है, बट ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये कैसे प्राप्त किया जाता है? जो डिकम्पोजिशन होता है कैटल डंग्स का और प्लांट के रेसिड्यू का जो डिकम्पोजिशन हम करते हैं, उससे हमें मैन्योर मिल जाता है, बट इसको केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बना जाता है, बट ये जो है मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, इसको हम किसी भी खेत या किसी भी बड़े मैदान में हम उगा सकते, बना सकते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस चॉइस टू सॉइल, फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, यानी कि अपर लेयर जिस सॉइल में है ये फर्टिलाइजर डाले जाएंगे, उस सॉइल की जो अपर लेयर होगी वो न्यूट्रिशियस नहीं होगी, मतलब उसमें ह्यूमस नहीं होगा। बट जो मैन्योर है ये बहुत सारी लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है, किसको? सॉइल को। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं प्लांट्स सॉइल के लिए, जो और ये बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरे रहते हैं, इनमें से एक है नाइट्रोजन। बट जो मैन्योर होता है ये थोड़ा बहुत ही, ये इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं बट इतने नहीं होते कि जितने इसमें होते हैं फर्टिलाइजर में। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इरिगेशन। देखो भैया, अब आपने सीड डाल दिया, मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, सीड डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, पानी भी तो चाहिए ना दादा, पानी भी चाहिए, पानी डालोगे तभी तो ग्रो करेगा, ऐसे डाल के छोड़ दिए थोड़ी ना ग्रो करेगा बाबा, है ना। तो अब यहाँ पे इसमें क्या लिखा है देखते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन हर कोई करता है, प्लांट्स, आपके घर में अगर प्लांट्स होंगे तो आप भी उन्हें इरिगेशन करते होंगे। मतलब इरिगेशन का मतलब क्या है आखिर? इरिगेशन मतलब ये कि अगर कोई भी प्लांट है, अगर उसको किसी रेगुलर इंटरवल, जैसे मान लीजिए 6 घंटे का एक इंटरवल हो गया, मतलब हर 6 घंटे का मुझे पानी डालना है। ये जो रेगुलर इंटरवल पे हम पानी की सप्लाई जो करते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को, वही इरिगेशन होती है। ओके, द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ये इरिगेशन का जो टाइम और कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देना, ओके, ये मतलब कि बहुत डिफरेंट होता है, मतलब हर क्रॉप में इसका अलग होता है, वो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि सॉइल कैसी है, वो मतलब कि वाटर को कितना ऑब्जर्व करती है कितना नहीं करती है, और सीजन के हिसाब से भी होता है। अगर विंटर सीजन होगा तो आप पानी ज़्यादा नहीं दोगे क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट, बट अगर आप समर सीजन में डालेंगे तो आप देखेंगे पानी डाला है, आपको 10 सेकंड बाद देखने को मिलेगा पानी है ही नहीं। ओके, मतलब कि पॉट वो पानी पूरा सोख लेगी, क्योंकि गर्मी का सीजन है, आपको भी गर्मी में बहुत प्यास लगेगी बट ठंडी में नहीं लगेगी। वैसे ही सेम लोचा इसके साथ भी है, किसके साथ? प्लांट्स के साथ। ओके, वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, जो वाटर है वो रूट्स ऑब्जर्व कर लेती है प्लांट की। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। क्या होता है कि अब जैसे पानी चला गया तो साथ में पानी के साथ वाटर भी चला जाता है, पानी के साथ मिनरल्स भी चले जाते हैं, फर्टिलाइजर भी आसानी से रूट्स ऑब्जर्व कर लेती है। ओके, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। इरिगेशन मतलब कि वाटर की जो इरिगेशन होती है, इरिगेशन बहुत, वाटर जो है बहुत एसेंशियल होता है सीड्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो सूखी कंडीशन यानी विदाउट पानी वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि पानी चाहिए रहता है उन्हें। और इरिगेशन है ना वाटर, वाटर से क्या होता है कि उनको ठंडक मिलती है, पानी मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो नॉर्मल जो इरिगेशन का जो पानी है वो कहाँ से लिया जाता है? द सोर्स ऑफ इरिगेशन बाय वाटर्स आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। इन जगहों से हम पानी इकट्ठा करते हैं इरिगेशन के लिए।
इरिगेशन को हमने दो तरीकों में डिवाइड किया गया है, वो है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आपका है मॉड, चेन पंप, ढेकली, राहत। मॉडर्न में है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। अब इनको पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये है मॉड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो पानी है वो मटके से डायरेक्ट निकाला जाता है और उसे ना एक कैनाल बनाई जाती है, छोटी सी कैनाल रहती है, उस कैनाल के द्वारा प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। चेन पंप में क्या होता है कि एक चेन यहाँ पे एक मोटर लगी रहती है, उस मोटर से एक रस्सी जुड़ी रहती है जो एक बकेट से जुड़ी रहती है। वो क्या होता है कि मोटर जैसे ऑन होती है तो ये रस्सी खींची जाती है और ये जो बकेट है ये नीचे से ऊपर आती है, तो क्या होता है कि पानी जो है वो उठ जाता है और फिर बाद में उसे छोड़ दिया जाता है, तो वो पूरी क्रॉप या फील्ड में चली जाती है। ढेकली सिस्टम में क्या होता है, ये इसमें मतलब कि एक डंडा रहता है, वो पत्थर से जुड़ा रहता है और वो पत्थर को जैसे ही उठाया जाता है तो वो नीचे चला जाता है, बाल्टी नीचे चली जाती है, पानी बाहर आ जाता है। और इसी में क्या होता है कि जो पानी है वो बार बार फार्मर उठा उठा के डालता रहता है। राहत सिस्टम में ये एक अलग सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे नीचे एक मोटर रहती है, इस मोटर को बुल की पावर से मतलब कि जनरेट किया जाता है। ये एक हैंडल होता है, ये जुड़ा रहता है बुल से, बुल घूमता है और यहाँ से मोटर का कनेक्शन रहता है और ये पानी की ये जो क्या बोल सकते हैं चक्री है, ये चक्री घूमती है और फिर बाद में पानी जो है यहाँ जाके फील्ड्स में यूज़ हो जाता है। अब मॉडर्न सिस्टम देखते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट हमारा है स्प्रिंकलर सिस्टम। This system is more useful on uneven land where sufficient water is not available. ये जो है मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम, ये अनइवन यानी उबड़ खाबड़ ज़मीन पे, यानी कि एकदम फ्लैट ज़मीन पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट और ये उस जगह पे जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे पानी की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at a regular interval. ओके, यहाँ पे एक मोटर होती है, ये कुआं है, इस कुएं से जुड़ी रहती है, पाइपलाइन से वाटर इसमें जाता है और एक ये बड़ी मेन पाइपलाइन रहती है, मेन पाइपलाइन है। इस मेन पाइपलाइन से थोड़े थोड़े पाइप्स और जुड़े रहते हैं और इन पाइप्स के ऊपर टॉप पे एक रोटेटिंग नोजल्स होती हैं। जैसे ही वाटर पंप होता है वैसे इस नोजल से पानी स्प्रिंकलर हो जाता है। व्हेन वाटर इज अलाउड, जैसा मैंने भी कहा, पानी एस्केप हो जाता है और यहाँ पे पूरा फैल जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, मतलब ये ऐसे गिरता है जैसे बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये जो सिस्टम है ये बहुत यूज़फुल होता है। कौन से? लॉन्स जो होते हैं, लॉन्स की जो खेती होती है उसमें, और कॉफ़ी की प्लांटेशन में भी बहुत यूज़ होता है और भी अदर्स क्रॉप हैं उसमें भी ये बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, ड्रिप सिस्टम। In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली मतलब कि रूट्स के पास छोड़ा जाता है, बूंद बूंद के साथ, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसे छोड़ा जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। ड्रॉप बाय ड्रॉप जाने के कारण ही इसका नाम ड्रिप सिस्टम पड़ा है। ओके, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। ये एक बेस्ट टेक्निक होती है जिसमें जो फ्रूट प्लांट्स को पानी देने के लिए और गार्डन्स में पानी देने के लिए, ट्रीज को देने के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये एक बहुत बड़ा वरदान है जहाँ पे अगर किसी भी राजस्थान जैसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, यहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है।
क्योंकि पानी को बिल्कुल भी हमें वेस्ट नहीं करना, और ये बिल्कुल इसमें वेस्ट नहीं होता है पानी, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी पानी फिक जाता है और जिससे वो वेस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, सो इसमें हमारे पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो, ओके, नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। कुछ फील्ड्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के साथ जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल यानी कोई फालतू के छोटे मोटे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। These undesirable plants are called weeds. ये जो undesirable plants है वो weeds होते हैं। ओके, The removable of weeds is called weeding. इन जो weeds यानी undesirable plants का जो removal होता है उस प्रोसेस को कहते हैं weeding. Weeding is necessary since weeds completely grow with the crop plant for water, nutrients, space and light. Okay, weeding बहुत necessary process है क्योंकि क्या होता है ये जो plants undesirable plants उग जाते हैं, इन plants को सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है, स्पेस की भी ज़रूरत होती है। तो इस कारण क्या होता है जो मेन क्रॉप होती है वो उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिल जाती है। ओके, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ weeds by uprooting them close to the ground from time to time. This is done by the help of खुरपी। जो इंसानों के द्वारा जो रिमूव किया जाता है weeds को, वो क्या होता है कि weeds को जड़ों से उखाड़ना एकदम ग्राउंड के पास से, वो भी खुरपी की मदद से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, weeds are also controlled by using certain chemicals. वीड्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है इस खुरपी के अलावा भी दूसरे केमिकल्स के द्वारा जो होते हैं वीडीसाइड्स। ओके, कुछ वीडीसाइड्स हैं 2,4-D। ओके, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल वीड्स। इन्हें स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स जो हैं उन्हें किल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। The cutting of crop after it is mature is called harvesting. यानी कि जब क्रॉप पूरी मतलब तैयार हो जाती है, अच्छे से ग्रो कर जाती है और एकदम मैच्योर हो जाती है, तो जब उसके कटिंग होती है ताकि उसे मार्केट में सेल किया जा सके, उसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द calf is called this is called threshing। मतलब कि अब जो हार्वेस्ट कर दिया है हमने, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो मेन ग्रेन्स और सीड्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि जो लीव्स, मिट्टी, मतलब कि जो अनडिजायरेबल चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो उन चीज़ों को हटाने का जो मेन सीड से प्रोसेस होता है वो होता है थ्रेशिंग। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड calf बाय विनोइंग। ये जो छोटे मतलब छोटे जो कारोबारी होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो ये काम कैसे करते हैं? विनोइंग करके। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज। अब स्टोरेज में हम क्या देखते हैं, है क्या इस टॉपिक में? देखिए, अब आपकी क्रॉप अच्छे से रेडी हो गई है, हार्वेस्टेड हो गई है, थ्रेशिंग हो गई है, विनोइंग हो गई है, अब उसे हमें स्टोर करना है। ओके, तो इसमें हमारा है स्टोरेज ऑफ द प्रोड्यूस is an important task if the harvested grains are to be kept for the longer time. They should be safe from moisture, insect, rat and microbes. जैसे मैंने आपको कहा कि अब जैसे पूरी फील्ड का मतलब क्रॉप प्रोड्यूस हो गई है तो उसे स्टोर भी करना है ताकि मॉइस्चर से, कीड़े से, चूहों से और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचाया जा सके। ओके, Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grain is done in the silos and granaries. Okay, जो farmers होते हैं वो जो अपने grains होते हैं उनको ऐसे जूट बैग्स में कलेक्ट कर लेते हैं या फिर किसी भी मेटालिक यानी लोहे के डब्बों में उन्हें सेव कर लेते हैं। बट किसी भी कंपनी जैसे कोई बड़े लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो बड़े बड़े साइलोज में से करते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स।
देखिए अब ये जितनी भी प्रोसेसेस हुई थी, इन प्रोसेस में हमने कुछ टूल्स भी यूज किए थे। इन टूल्स का जो नाम है वो है, फर्स्ट हमारा है प्लाव। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल। ये एक वुड से बना हुआ एक क्या बोलते हैं टूल है, जो किसी भी दो बैलों या फिर किसी और एनिमल के द्वारा पुल किया जाता है। It contains of strong triangular iron strip called plowshare. ओके, इसमें एक बहुत मतलब नुकीली और भारी एक नुकीली ट्रायंगुलर शेप की एक शाफ्ट होती है जिसको कहते हैं प्लाउशेयर। ओके, द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज a long log of wood which is called plow shaft. इसका जो मेन पार्ट होता है वो एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है जो होता है प्लाव शाफ्ट। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on a bull's neck. इसका एक दूसरा तरीका होता है, एक दूसरा हैंडल होता है जो मतलब कि बैलों के गले में अटका रहता है ताकि वो अच्छे से उसे खींच सकें। One pair of bulls and a man can easily operate this plow. ओके, एक आदमी और दो बैल इस प्लाव को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हो। सो व्हाट इज अ हो? ये हो की एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक टूल होता है जो वीड्स को हटाने के लिए या फिर सॉइल को लूज करने के लिए यूज होता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये इसके पास एक लॉन्ग रॉड होती है, वो या तो वुड की होती है या फिर आयरन की भी बनी होती है। ओके, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इसके एंड पे एक और ब्लेड मतलब एक और प्लेट होती है जो एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाय एन एनिमल। ये किसी एक एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। फूड्स फ्रॉम एनिमल हमारा लास्ट टॉपिक है, ये इसे भी देख लेते हैं। एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। एनिमल जो घर में पाले जाते हैं उन्हें मतलब उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें फार्म या फिर घरों में अच्छा सा खाना प्रोवाइड करना चाहिए और उन्हें शेल्टर देना चाहिए और उन्हें प्रॉपर केयरिंग चाहिए। ओके, when this is done on a large scale it is called husbandry, animal husbandry. Okay, यानी कि अब जैसे कोई काव है उसको मैं किसी मतलब कि मैंने उसके लिए कोई बड़ी सी जगह खुलवा ली है, फार्म हाउस टाइप मैंने खुलवा लिया है और इस फार्म हाउस में मैं सभी काउस को रेयर कर रही हूँ ताकि उनसे मैं मिल्क और कोई भी मिल्क प्रोडक्ट है वो गेन कर सकूँ। अगर मैं ऐसा किसी लार्ज स्केल पे करती हूँ तो ये होगा एनिमल हस्बेंड्री। ओके, summary. At last we will all summarize all things what we have learned. What is a crop? When a plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Types of crop: Kharif and Rabi. List of the agricultural practices: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage, methods of irrigation, modern and traditional. And at last I would like to thank you for watching our video, and I hope that you have understood all the concept of this chapter. And if you are having any doubt, you just write in comment box. And up to now, bye.